बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से तीन ऐसे अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपनी कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन की जो फ़ाइल है उसके अंदर लाजमी लगाने हैं। यानी कि इसके बगैर आपकी कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन जो है मुकम्मल नहीं हो सकती और स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ल आ जाएगा अगर आप नहीं लगाएंगे। और इन डॉक्यूमेंट्स की क्या अहमियत है, आपने इन डॉक्यूमेंट्स को लगाने से होगा क्या। अब इन डॉक्यूमेंट्स को लगाने से आपकी वीज़ा रेशो ग्रेटर तो होगी ही, लेकिन इसके साथ साथ आप मैं ये तो नहीं कहता 100%, लेकिन 90% आप पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद रख सकते हैं कैनेडियन हाई कमीशन से। अब वो कैसे, वीडियो को पूरा देखें, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। एक और रिक्वेस्ट कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन सर्विस मुझसे लेना चाह रहे हैं तो मेरे इस चैनल पर मेरा हेल्पलाइन नंबर है। आप उस हेल्पलाइन नंबर से मुझे सिर्फ एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस करके आप अपना ऑनलाइन जो सेशन जो है 45 मिनट्स का, आप मुझसे बुक करवा सकते हैं। तो जी बगैर वक्त ज़ाया किए जी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जी। तो जी सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है जी, जिसकी अहमियत है जी, वो मैं आपको बता दूं। आपका जी पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, आपका पीओटी पर्पज़ ऑफ ट्रैवल बिल्कुल साफ और वाजिया होना चाहिए। कनाडा, अकॉर्डिंग टू कैनेडियन इमिग्रेशन पॉलिसी, कैनेडियन हाई कमीशन की जो वेबसाइट है cic.gc.ca, इस वेबसाइट के अलावा और कोई वेबसाइट ऐसी नहीं है जो आपको मुकम्मल तौर पर गाइड कर सके। अगर आपने मेरी भी कोई इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करवानी है, री-वेरीफाई करवानी है, तो cic.gc.ca के अलावा आपने किसी भी और वेबसाइट पर नहीं जाना, चाहे वो किसी भी एजेंट की हो, क्योंकि ये ही वेबसाइट है, इसी में सब कुछ लिखा है और आपने इसी को फॉलो करना है। अब अकॉर्डिंग टू cic.gc.ca, कैनेडियन इमिग्रेशन के रूल्स में ये नहीं लिखा कि आपको सिर्फ और सिर्फ होटल की बुकिंग पर आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाएगा, और लोग सिर्फ लगाते ही यही हैं। इसके अलावा कैनेडियन हाई कमीशन की जो वेबसाइट है, इमिग्रेशन के रूल्स में ये भी नहीं लिखा कि आपको किसी बंदे या बंदी का कनाडा से स्पॉन्सर या इनविटेशन आए तो फिर ही आपका वीज़ा लगेगा, ये भी नहीं लिखा। कनाडा की एम्बेसी सिर्फ और सिर्फ आपसे एक चीज़ डिमांड करती है, और वो ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, हर किस्म के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं उसमें। वीज़ा कवरिंग लेटर, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, आपकी टैक्स रिटर्न, आपकी होटल बुकिंग, आपका ट्रैवल प्लान वगैरह सब कुछ। आप इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स में अगर आप ये प्रूव कर पाएँ कि जी हम अपना विज़िट मुकम्मल करके कनाडा ज़रूर छोड़ेंगे, तो कनाडा की एम्बेसी आपको वीज़ा ग्रांट कर देती है। अब इसके लिए आपके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप अपनी टैक्स की रिटर्न को शो करें। उसमें ज़ाहिर है आपकी इनकम शो होती है, वो आपने करनी ही करनी है और ये लाज़मी है। इसके अलावा आप होटल की बुकिंग भी शो करते हैं, करनी ही करनी है। इसके अलावा आपने जो है टूरिस्ट स्पॉट्स जो होती हैं, जो फ़ेमस जो आप विज़िट करना चाह रहे हैं, उसको आपने बड़े अच्छे और प्रिसाइज़ली वे में बयान करना है अपने वीज़ा कवरिंग लेटर में और अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन जो आप फ़िल करते हैं ऑब्वियसली उसमें। लेकिन यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर लोग जो हैं बहुत बड़ी मिस्टेक्स, एक ह्यूज मिस्टेक कर देते हैं। मैं छोटी मिस्टेक को भी ह्यूज मिस्टेक कहता हूँ, तो लिहाज़ा आपने किसी गलतफ़हमी का शिकार नहीं होना। अब लोग अपने कनाडा के वीसीएल, वीज़ा कवरिंग लेटर में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स को जो है मेंशन कर देते हैं। 10, 12, 14, 15 महीने ये भी देखना है, मैंने वो भी देखना है। ये स्ट्रैटेजी, ये अप्रोच जो है एक अच्छे विज़िटर की नहीं होती। प्रिसाइज़ली को 2, 4, 5, 6 इससे ज़्यादा जगहों को आप बयान ना करें और प्रिसाइज़ली अपने वीज़ा कवरिंग लेटर में एक अच्छे तरीके से बयान करें। अब जो दूसरा डॉक्यूमेंट जो है, जो दूसरी जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो ये आती है, आपने अपने एप्लीकेशन को जस्टिफ़ाई करने वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं साथ लगाने हैं। अब आपकी एप्लीकेशन को जो जस्टिफ़ाई जो करेंगे डॉक्यूमेंट्स, वो कौन से हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वेरी सिंपल, वेरी ईज़ी। आपका जॉब, आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, जॉब से मुतल्लिका तमाम डॉक्यूमेंट्स, आपका वो एनओसी लेटर, आपकी सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट में वो रेफ़रेंस मेंशन हो जी, आपकी किस डेट को सैलरी आती है, फिर उसके ऊपर जो है कंपनी का नाम लिखा हो। देखिए, मैं आपको एक साफ बात बता दूँ, कुछ लोग जेन्युइन भी होते हैं,
उनकी सैलरी प्रॉपरली आ रही होती है बैंक में और लिखा क्या आ रहा होता है जी कि सैलरी ट्रांसफ़र या चेक ट्रांसफ़र और उसके नीचे बस चेक का नंबर लिखा होता है बस, कंपनी का नाम नहीं लिखा होता। देखिए, आप बैंक वालों से लड़ें, उन्हें कहें कि जी मेरी कंपनी का नाम जो है, मुझे सैलरी 5 तारीख को ट्रांसफ़र हुई है। आपने मेरी कंपनी का नाम क्यों नहीं मेंशन किया? लड़ें उनसे, उनसे बहस करें। आपने वीज़ा हासिल करना है, फ़ाइट करनी पड़ती है अपने ये जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए। आप लोग इतनी ढील का मुज़ाहरा करते हैं। मुझे माज़रत के साथ जो मेरे पाकिस्तानी बहन-भाई हैं, इंडिया में मैं कहता हूँ कि इंडिया के लोग जो हैं इस लिहाज़ से बहुत अच्छे हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन पर बहुत अहमियत देते हैं और मुझे कई दफ़ा इंडिया से जो है कॉल्स आती हैं, वो लोग मुझसे राब्ता करते हैं। लोग मैं कहता हूँ कि इंडिया के लोग बहुत बेहतर हैं इस लिहाज़ से कि डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करते हैं। पाकिस्तान के लोगों में मुझे माज़रत के साथ कहना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन पर नहीं तवज्जो देते, मुँह उठाकर वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। फिर नतीजा आला तरीन जो आपकी वीज़ा प्रोफ़ाइल होती है, वो भी ठुस हो जाती है, या वीज़ा नहीं लगता। अब देखिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप प्रॉपर सैलरी ले रहे हैं, चाहे 50,000 है, लाख है, वो एक अलग बात है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट पर आपकी कंपनी का नाम ही नहीं लिखा आ रहा कि जी सैलरी ट्रांसफ़र बाय एबीसी कंपनी, वो कंपनी का नाम नहीं लिखा रहा, तो वो एम्बेसी जो है, इन चीज़ों को नोट करती है। एम्बेसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि जी वो री-वेरीफ़ाई करे जी, अच्छा जी वो सैलरी आ रही है इसको, अच्छा वीज़ा कवरिंग लेटर में इसने कंपनी का नाम लिखा है, अच्छा जी ये स्टेटमेंट में उसकी कंपनी का नाम क्यों नहीं आ रहा? तो ये छोटी-सी बात पे वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। और हमारे 1-2 क्लाइंट्स के साथ ऐसा हुआ है। एक बैंक था जी, उन्होंने कहा जी वो कैशियर जो था वो कह रहा था जी नाम नहीं आएगा। लिखा जी आपकी कंपनी का आपको सैलरी आ रही है, हमारी ये पॉलिसी नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है। जब हमने मैनेजर को शिकायत की, उनको कहा कि जी ये देखें ये गलत बात है जी, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? हम फिर अपना अकाउंट जो है रिमूव कर लेते हैं। अगले दिन ही फिर उन्होंने जो है ना अगले ही महीने से फिर कंपनी का नाम जो है वो सैलरी वो स्टेटमेंट में आना शुरू हो गया। तो ये आपने लाज़मी करना है जॉब वाले लोगों ने कि अगर आपकी कंपनी का नाम नहीं आ रहा आपकी सैलरी में, बैंक स्टेटमेंट में, तो वो बैंक मैनेजर से बात करके उस नाम को मेंशन करवाएँ। अच्छा जी, ये डॉक्यूमेंट्स आप जो है ये जस्टिफाई करते हैं जी आपकी एप्लीकेशन को। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, आप सोल प्रोप्राइटर हैं, आप जो भी है कंपनी है, एलएलसी है वगैरह वगैरह, एसईसीपी से आपका वो रजिस्ट्रेशन लेटर, आपके एनटीएन नंबर, एनटीएन टैक्स सर्टिफिकेट, आपकी पिछले 3 साल की टैक्स रिटर्न, आपकी जो है अगर चैम्बर की मेंबरशिप है तो वो ये सारे ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपने सारे एक प्रॉपरली तरीके से ऑर्गेनाइज करके जो है इनको लगाना है। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रेजेंटेशन जो होती है ना, वो बहुत अहम किरदार अदा करती है और मुझे फिर माजरत के साथ कहना पड़ता है कि जी आप उस प्रेजेंटेशन पर भी तवज्जो नहीं देते। अब इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे हैं, अगर आपने उनको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, अब रिप्रेजेंट करने के भी तरीकाकार होता है। अब वो क्या तरीकाकार होता है, वो भी मैं आपको आगे चलकर कि फिर किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। इस वक़्त हम इस मौज़ू पे रहते हैं जी। अच्छा जी, आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स जी हैं, वो प्रूव करते हैं जी कि जी आपने आपकी एप्लीकेशन को जस्टिफ़ाई करते हैं। तो ये आपने चीज़ें ज़रूर करनी है। जो तीसरी चीज़ जो है, जो तीसरा डॉक्यूमेंट या तीसरा अहम पॉइंट फैक्टर वो ये है कि जी आपने हर सूरत अपनी एप्लीकेशन में मोस्टली वीज़ा कवरिंग लेटर में ये आपने बड़े अच्छे तरीके से वाज़िया करना है जी कि आप लाज़मी कनाडा को छोड़ेंगे। आपके लिए कनाडा जो है इतना अहम नहीं है, आपका लिए अपना मुल्क ज़्यादा अहम है। तो इन 3 डॉक्यूमेंट्स को जो है आपने बड़े अच्छे तरीके से प्रिसाइज़ली लगाना है और बयान करना है। पहला यानी कि आपका जो ही अ, अच्छा एक मैं और बात बता दूँ, आपने कोई भी कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट डुप्लिकेट नहीं लगाना। सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगाने हैं। अगर नहीं है तो आप ओरिजिनल बनवाएँ। अगर कोई लॉस्ट हो गया है तो फिर वो तो फिर एक समझ आती है, फिर उसकी पुलिस की रिपोर्ट होगी, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, फिर आप उसका जवाब देते हैं जी कि जी मैं ये लॉस्ट हो गया था, ये उसकी पुलिस रिपोर्ट है वगैरह वगैरह, जिस तरह पासपोर्ट में होता है, तो फिर तो समझ आता है। लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और आप डुप्लीकेट लगा रहे हैं, ये नहीं आपने करना। आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगाने हैं। आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्लियर होना चाहिए। आपके काम से, वर्क से रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने साथ लगाने हैं और उनको प्रॉपर्ली जस्टिफाई करना है। और आखिर में वीज़ा कवरिंग लेटर में आपने ये लाजमी मेंशन करना है जी कि आप कनाडा लाजमी तौर पर छोड़ेंगे और
आप वापस आएँगे। जब आप ये 3 चीज़ें प्रॉपरली एक ट्रांसपेरेंट, एक साफ़ और शफ़ाफ़ तरीके से जो है अप्लाई करेंगे, लगाएँगे, तो फिर ही आप कैनेडियन हाई कमीशन से एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट की उम्मीद रख सकते हैं। सिर्फ़ स्टेटमेंट लगा देना, एनटीएन लगा देना, कवरिंग लेटर लगा देना, डॉक्यूमेंटेशन की ऑथेंटिकेशन वो भी बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इस पुरानी वीडियोज़ में डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिकेशन की भी डेफ़िनेशन बताई थी। आप किसी भी मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं जी। यानी कि डॉक्यूमेंट्स को मज़ीद जो है इम्पोर्टेंट करना, उनको अपने लिए अहम अहम करना, वो क्या है? ये चीज़ होती है डॉक्यूमेंटेशन की ऑथेंटिकेशन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप कोई सर्विसेज चाह रहे हैं मुझसे, कोई ऑनलाइन सर्विसेज लेना, तो आपके पास मेरे चैनल में हेल्पलाइन नंबर है। एसएमएस कर कर आप अपना ऑनलाइन सेशन जो है बुक करवा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरदोनवास सबका ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।